चंदा मामा की चोरी। किसी गांव में अंजलि और मोनू नाम के दो भाई बहन रहते थे। अंजलि बहुत समझदार थी, लेकिन उसका भाई मोनू बहुत सीधा साधा था। मोनू को बिल्कुल भी चालाकी नहीं आती थी और वो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाता था। अंजलि नौकरानी का काम करके घर का गुजारा करती थी। तभी एक दिन अंजलि को पता चलता है कि उसे कैंसर है, लेकिन इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन से अंजलि को चिंता सताने लगी थी कि उसके जाने के बाद मोनू कैसे रह पाएगा। एक दिन अंजलि खुद में बोलती है, पता नहीं मेरे जाने के बाद मोनू अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। हे भगवान, तूने मेरे भाई को इतना सीधा कैसे बना दिया। एक काम करती हूँ, कुछ दिन के लिए इसे घर में अकेला छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे रहता है। तभी वहाँ पर मोनू आ जाता है। अंजलि मोनू से कहती है, मोनू, मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर जा रही हूँ, 3 दिन के बाद आऊंगी। तब तक तू अच्छे से घर की रखवाली करियो, ज्यादा घर से बाहर इधर उधर मत करियो। ठीक है दीदी, आप जाओ और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अच्छे से घर की रखवाली करूँगा। अंजलि अपने मामा के घर चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद मोनू का दोस्त छोटू उसके घर आता है और उससे बोलता है, अरे मोनू, बाहर बंदर का नाच दिखाने वाले आए हैं, चल देखते हैं। मोनू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अंजलि उसे बोल कर गई थी कि घर की रखवाली करना और बाहर मत जाना। मोनू अपने मन में सोचता है, दीदी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन मुझे भी बंदर का नाच देखना है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ, इतनी सी देर में भला क्या मुसीबत आ जाएगी। इतना सोचकर मोनू घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाने से पहले मोनू घर का दरवाजा भी नहीं लगाता है, जिसकी वजह से मोनू के घर से बाहर निकलते ही घर में चोर घुस आता है। अंजलि के घर में उसकी माँ के कुछ पुराने गहने थे और थोड़े से पैसे थे। गहने और पैसे सब चोर लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मोनू घर आता है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके घर में चोरी हुई है। 3 दिन बाद अंजलि मामा के घर से लौट जाती है और वह समझ जाती है कि घर में चोरी हुई है। अपने घर की ऐसी हालत देख अंजलि बहुत परेशान हो जाती है। अंजलि मोनू से कहती है, मोनू, इस तरह तूने घर की रखवाली की है? कमीनी, क्या हाल कर दिया है तूने घर का, ना जाने तुझे कब अकल आएगी। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? क्या हुआ दीदी, आप मुझे क्यों डांट रही हो? निकल जा मेरी नजरों के सामने से, अब कुछ देर तक घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मोनू चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। मोनू के घर से जाने के बाद अंजलि अपने मन में सोचती है, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली हूँ, मरने से पहले एक काम करती हूँ, एक समझदार लड़की से इसकी शादी करवा देती हूँ। समझदार लड़की घर में आएगी तो इस तरह मेरा घर नहीं लुटेगा और हो सकता है कि इसमें भी थोड़ी अकल आ जाए। इतना सोचकर अंजलि अपनी मामी को फोन करती है और मोनू के लिए लड़की देखने के लिए कहती है। अंजलि की मामी अपने ही गांव की मीनाक्षी नाम की एक लड़की मोनू के लिए ढूंढती है। कुछ हफ्ते बाद मीनाक्षी और मोनू की शादी हो जाती है। मीनाक्षी बहुत ही समझदार थी और उसके आने के बाद मोनू भी काम करने लगा था। 6 महीने बाद अंजलि का देहांत हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीनाक्षी गुस्से से मोनू के पास आती है और बोलती है, अब बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। क्या हुआ मीनाक्षी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी मामी ने मुझसे कहा था कि तुम लोग बहुत खानदानी हो और मुझे बहुत खुशी से रखोगे, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। अपने घर में मुझे बहुत लाड प्यार से रखा गया था और यहाँ मैं एक एक चीज के लिए तरस जाती हूँ। मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, क्या सच में तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे, लेकिन इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पहले बताओ तो, बताने से पहले ही तुमने ये मान लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा तो फिर सुनो, शादी वाली रात को तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए चांद भी लेकर आ सकते हो, इसलिए अब मुझे सच में चांद चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें आने वाली पूर्णिमा को चांद लाकर जरूर दूंगा। इस तरह मोनू मीनाक्षी से वादा कर देता है। अगले दिन मोनू अपने औजार लेकर घर से बाहर निकलता है और चांद तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाने लगता है।
मोनू हर रोज सुबह से शाम तक सीढ़ियाँ बनाने में लगा रहता था। मोनू को सीढ़ियाँ बनाता देख गांव के लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे और उसको पागल बोलते थे। मोनू को देख गांव की दो औरतें आपस में बात करती है। लगता है मोनू पगला गया है। इसकी बड़ी बहन ही तो समझदार थी, ये तो हमेशा का पागल ही है। जब से अंजलि गई है तब से तो और सठिया गया है। हाँ बहन, लेकिन छोड़ो, हमें क्या, भला इस पागल को कौन समझाएगा। इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। सही कह रही हो बहन, इसकी बीवी तो मुझे इससे भी ज्यादा मंदबुद्धि लगती है। तुम ही बताओ, अगर समझदार बीवी होती तो इसे ये सब करने से जरूर रोकती। अरे बहन, थोड़ा आराम से बोलो, अगर कहीं से इसकी बीवी ने सुन लिया तो हंगामा कर देगी। इस तरह वो दोनों औरतें मोनू और उसकी बीवी का मजाक बनाती है। कुछ दिनों बाद अपनी मेहनत से मोनू चांद तक सीढ़ियाँ बना लेता है। अरे वाह, 2 दिन बाद पूर्णिमा है और उससे पहले ही मैंने चांद तक सीढ़ियाँ बना ली है। अब मैं कल यहाँ आऊँगा और सीढ़ियों की मदद से चांद पर चला जाऊँगा और जल्द ही मीनाक्षी के लिए चांद लेकर आ जाऊँगा। इतना बोलकर मोनू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मुखिया की बीवी शांति उस रास्ते से जाती है। शांति एक बहुत ही चालाक और घमंडी औरत थी। शांति की नजर मोनू की बनाई हुई सीढ़ियों पर जाती है। अरे, ये चांद तक किसने सीढ़ियाँ बनाई हैं? भला ये कैसे संभव हो सकता है? जरा मैं भी इस पर चढ़कर देखूं। इतना सोचकर शांति सीढ़ियों की चढ़ाई करने लगती है। बहुत देर बाद शांति चांद के पास पहुंच जाती है। अपने सामने चांद को देखकर शांति हैरान रह जाती है। चांद असल में ऐसा दिखता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार मैं चांद तक पहुंच ही गई। अब मैं इस चांद को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना सोचकर शांति चांद को लेकर उसी सीढ़ियों से उतरकर जमीन पर आ जाती है। शांति चांद को लेकर अपने घर जाती है। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात आ जाती है और मोनू चांद लेने जाता है। मोनू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसे चांद कहीं नजर नहीं आता। मोनू खाली हाथ अपने घर लौटता है। तभी मीनाक्षी गुस्से से उससे कहती है, अब तो मैं समझ गई हूँ कि सच में तुम मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर तुमने मुझे चांद लाकर नहीं दिया तो 2 दिन तक मैं ऐसे ही भूखी प्यासी रहूंगी और उसके बाद तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मीनाक्षी, नाराज मत हो। मैं तुम्हारे लिए चांद लेने गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से पहले कोई और वहाँ पहुँच गया और चांद लेकर चला गया। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस चांद चाहिए तो चाहिए। मीनाक्षी गुस्से से आग बबूला रहती है। वहीं दूसरी तरफ चांद न होने की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे, आज चांद क्यों नहीं होगा? ये पक्का उसी पागल मोनू का काम होगा। वही चांद तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रहा था। हमें तो लग रहा था कि ये पागल है, लेकिन इसने तो चांद की ही चोरी कर ली। अगर ऐसी बात है तो चलो अभी उसके घर चलकर उसे सबक सिखाते हैं। इतना सोचकर गांव के सभी लोग मोनू के घर के बाहर जाते हैं। अरे मनहूस पागल, बाहर निकल। तूने चांद की चोरी करके हम सबको परेशानी में डाल दिया है। शोर शराबा सुनकर मोनू बाहर आता है और बोलता है, काकी, आप सब मुझे गलत समझ रही हैं। सच में मैंने चांद की चोरी नहीं की है। मैं जब चांद लेने गया था उससे पहले ही चांद वहाँ से गायब था। गांव के लोग मोनू के बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसे बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। मोनू परेशान होकर अपने घर के अंदर चला जाता है और अपने मन में सोचता है, आखिर ये सब कौन कर सकता है? पता नहीं कौन चांद चुरा लाया। मुझे चांद की चोरी करने वाले चोर का पता लगाना ही होगा। तभी थोड़ी देर बाद मोनू अपने घर से बाहर निकलता है। मुखिया के घर के पास पहुंचते ही मोनू को मुखिया के घर से तेज रोशनी निकलती हुई नजर आती है। अरे, मुखिया के घर से तो बहुत तेज रोशनी निकल रही है। जरा अंदर देखता हूँ। इतना सोचकर मोनू मुखिया के घर के अंदर देखने लगता है। तभी मोनू देखता है कि शांति और मुखिया दोनों चांद के पास बैठे होते हैं। अच्छा, तो इन्होंने चांद की चोरी की है। सीढ़ियाँ बनाने में मैंने मेहनत की और अब इन लालची लोगों ने चांद ले लिया। अब तो कुछ करना ही होगा। मैं आज आधी रात को ही इनके घर से चांद ले जाऊंगा। इस तरह उसी दिन आधी रात को मोनू मुखिया के घर के अंदर घुसता है और चांद लेकर बाहर आ जाता है। मोनू चांद को लेकर मीनाक्षी के पास जाता है। मीनाक्षी चांद को देखकर बहुत खुश होती है।
अरे वाह, आप सच में मेरे लिए चांद लेकर आ गए। अब मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आई लव यू जी। वहीं दूसरी तरफ शांति अपने घर में चांद को ना पाकर चांद ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते मोनू के घर आ पहुंचती है। अच्छा, तो मोनू मेरे घर से चांद लेकर आया था, अभी इसे बताती हूँ। इतना बोलकर शांति वहाँ गांव वालों को इकट्ठा कर देती है। गांव वाले गुस्से से मोनू के घर के अंदर जाते हैं। तभी मोनू मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और चांद लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागता हुआ मोनू अपनी बनाई हुई सीढ़ियों से आसमान में जाता है और मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, अब से हम दोनों यहीं चांद पर रहेंगे। और हाँ, मैं इस सीढ़ियों को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा, जिसके बाद कोई भी ऊपर नहीं आ पाएगा। इतना बोलकर मोनू सीढ़ियाँ तोड़ देता है। उस दिन से चांद फिर से आसमान में चमकने लगता है और मोनू अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी चांद पर रहने लगता है। किसी गांव में दिशा और राधिका नाम की दो बहनें अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। उनकी माँ जमींदार के खेत में काम करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन पूनम खेत में काम कर रही होती है, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोनों बहनों तक जैसे ही ये बात पहुंचती है, दोनों रोते हुए अपनी माँ के लाश के पास आती है। ये क्या हो गया माँ? आप ही तो हम दोनों का सहारा थी। पहले पापा और अब आप हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? दिशा तो अभी बहुत छोटी है, अभी आपकी उसे जरूरत थी। देखो, वो आपको देखकर कितना रो रही है। तभी गांव की एक औरत राधिका के पास आती है और बोलती है, राधिका, तो इस तरह हिम्मत हार जाएगी तो दिशा खुद को कैसे संभाल पाएगी? तेरे पापा के जाने के बाद तेरी माँ ने सबको संभाला था और अब तुझे सब कुछ संभालना है। तुम दोनों यहाँ नहीं रह पाओगी, इसलिए माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम दोनों को तुम्हारे मामा जी के घर छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद पूनम का अंतिम संस्कार हो जाता है। चलो, तुम्हें तुम्हारे मामा के घर छोड़ देती हूँ। नहीं काकी, मुझे मेरे मामा के घर का रास्ता पता है, मैं दिशा को लेकर खुद चली जाऊंगी। नहीं दीदी, मुझे मामा के घर नहीं जाना है। दिशा, मामा के घर पर जाना ही पड़ेगा। तुम डरो मत, वहाँ हमें सब बहुत प्यार करेंगे और माँ ने भी तो बताया था कि हमारे मामा जी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद अपने थोड़े बहुत कपड़े लेकर दोनों बहनें मामा के घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में सड़क के कोने पर उन्हें दो हैंडबैग नजर आता है। दोनों हैंडबैग बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, इसलिए दोनों बहनें हैंडबैग को देखकर हैरान रह जाती है। ये देखो दीदी, यहाँ कितने सुंदर दो हैंडबैग है। लग रहा है एक हैंडबैग सोने का है और दूसरा चांदी का। हमें इन दोनों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं दिशा, हमें हैंडबैग को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर सच में ये दोनों हैंडबैग सोने और चांदी के हैं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत कीमती है। मुझे लगता है ये किसी का हैंडबैग है जो गलती से यहाँ भूल गया है, और अगर हम इसे अपने साथ लेकर चले गए तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो हम हैंडबैग को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, पर हम इन्हें ऐसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अगर हमारे बाद कोई लालची यहाँ आया और इन्हें ले गया, फिर ये हैंडबैग तो उन्हें मिलेगा ही नहीं जिनका असल में है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, हम इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। ये जिसके भी होंगे वो हमें एक न एक दिन मिल ही जाएगा। उसके बाद दोनों बहनें सोने और चांदी का हैंडबैग उठा लेती है, पर दोनों बहनें अभी भी इस बात से अनजान थी कि वो दोनों मामूली नहीं बल्कि जादुई हैंडबैग है। कुछ देर तक चलते चलते दोनों बहनें मामा जी के घर पहुंच जाती है। मामा जी, हमारी माँ की सांप कटने की वजह से मौत हो गई है, इसलिए हम दोनों बहनें यहाँ आ गई हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए। मुझे खबर कर देती, मैं खुद लेने आ जाता। लेकिन अब तुम दोनों आ गई हो तो अब हमेशा यहीं रहना। यहाँ तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तभी उनकी मामी बोलती है, आ गई दोनों मनहूस लड़कियाँ मेरे घर में मनहूसियत फैलाने। हाँ हाँ, आराम से तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, क्योंकि ये हमारा घर नहीं बल्कि अनाथ आश्रम है। मैं तो कहती हूँ अपनी तरह और भी बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाओ। हमारे बगीचे में पैसे का पेड़ है ना, इसलिए हम सबको अपने घर में रहने की जगह दे देंगे। इस तरह मीनू दोनों बहनों को बहुत ताने मारती है। मीनू, ये कैसी बातें कर रही हो?
ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं। मेरी बहन ने वैसे ही अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और अब वो ये दुनिया छोड़ कर चली गई है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी बहन के घर ही रहता था और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरी बारी है, मुझे काम की वजह से शहर जाना है और मेरे पीछे से तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन ही राजीव शहर चला जाता है। राजीव के शहर जाने के बाद मीनू दोनों बहन के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों ने मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है। इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ चली जाती। अपनी मनहूस शकल लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तभी मीनू की बेटी बोलती है, मम्मी अगर ये दोनों आ ही गई है तो क्या हो गया, हम इन्हें 2 वक्त का खाना देंगे और इसके बदले घर का सारा काम करवाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। सुनो दोनों लड़कियाँ, घर का एक एक काम तुम दोनों को ही करना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। मामी मैं आपका सारा काम कर दूंगी, लेकिन दिशा अभी छोटी है, उससे काम मत करवाइएगा। दिशा इतनी भी छोटी नहीं है कि घर का काम ना कर पाए। मम्मी आप इस लड़की की एक नहीं सुनना, ये छोटी है तो क्या हुआ, खाना तो खाती है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। 2 वक्त का खाना और रहने की जगह चाहिए तो दोनों को काम करना पड़ेगा। छोटी है या बड़ी इससे मुझे कोई मतलब नहीं। चल जा, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं। किचन की सफाई करने के बाद तुम्हें घर की सफाई और छत की सफाई भी करनी है और कपड़े भी धोने हैं। उसके बाद दोनों बहनें किचन में जाती है और वहाँ सफाई करने लगती है। काम करते करते दिशा बोलती है, हमने सच में यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा तो पहले भी मन नहीं कर रहा था यहाँ आने का। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ नहीं आते तो अपना गुजारा कैसे चला पाते। उसके बाद दोनों बहनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों बहनें अपना अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद राधिका किचन में खाना बनाने लगती है और दिशा छत पर झाड़ू लगाने लगती है। दिशा को झाड़ू लगाना नहीं आता था, इसलिए उससे अच्छे से छत की सफाई नहीं हो पा रही थी। तभी सिमरन आती है और दिशा के सर पर एक थप्पड़ मारकर बोलती है, सही से काम करना नहीं आता है क्या? अभी भी छत पर इतनी गंदगी नजर आ रही है, अंधी होकर काम कर रही है। दिशा रोते हुए राधिका के पास जाती है, दीदी सिमरन ने मुझे थप्पड़ मारा। आपको पता ही है मुझे कोई काम करना नहीं आता है, इसलिए मेरे से छत की सफाई नहीं हो पा रही थी और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। कोई बात नहीं, रो मत। इतना बोलकर राधिका दिशा को गले लगाकर चुप करवाने लगती है। दिशा एक जगह बैठ जाती है और राधिका सारा काम करने लगती है। कुछ घंटों बाद घर का सारा काम खत्म हो जाता है और नहाने के बाद राधिका दिशा को बोलती है, दिशा तुम कमरे में रहना, मुझे लग रहा है सिमरन और मामी ने खाना खा लिया है, इसलिए अब मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर राधिका मीनू के पास जाती है और उससे खाना मांगती है। मीनू रात की रोटी लाकर राधिका को दे देती है। मामी मैंने खाना बनाया है, फिर आप मुझे रात की रोटियाँ क्यों दे रही हो? तुम दोनों बहनें यही बचा कुचा खाओगी। जब तुम दोनों हो तो ये बचा कुचा किसी जानवर को खिलाने की क्या जरूरत है। खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे सो जाओ। राधिका रात की रोटी लेकर दिशा के पास चली जाती है। दिशा हम दोनों को यही रात की सूखी रोटी खानी पड़ेगी। दिशा रोटी खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोटी बहुत ज्यादा सूखी हुई थी, जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रही थी। दीदी मैं तो ये रोटी खा ही नहीं पा रही हूँ। उन दोनों ने सोने और चांदी के हैंडबैग को छुपाकर पलंग के नीचे रख रखा था। तभी दोनों हैंडबैग पलंग से बाहर निकलकर दोनों बहनों के सामने आ जाते हैं। राधिका और दिशा तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। तुमने हम दोनों को संभाल कर रखा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम दोनों जादुई हैं। अगर तुम मेरे में हाथ डालोगी तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। हाँ राधिका, और अगर तुम दोनों मेरे अंदर हाथ डालो तो तुम्हें चांदी के सिक्के और बहुत सारे रुपए पैसे मिलेंगे। ये सब कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। सोने और चांदी के हैंडबैग की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। दीदी हमारे पास सोने और चांदी के हैंडबैग है, फिर हम मामी के साथ क्यों रहे? चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मीनू के पास जाती है और राधिका बोलती है, मामी आप हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो और हमें घर में नहीं रखना चाहती हो, इसलिए हम दोनों बहनें जा रही हैं। हम मामा जी से कह देंगे कि उनके पीछे से आपने हमें बहुत प्यार से रखा है,
लेकिन अब हम दोनों इस घर में रहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मीनू के घर से बाहर निकल जाती है। दोनों माँ बेटी सोचती है कि उन दोनों के अत्याचार की वजह से दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई है, इसलिए वो दोनों बहुत खुश होती है। मीनू के घर से जाने के बाद सोने और चांदी के हैंडबैग की मदद से दोनों एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदते हैं और उसमें रहने लगते हैं। मैं जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग की मदद से अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ। ना जाने हम दोनों की तरह कितने अनाथ बच्चे होंगे जो दर दर भटकते होंगे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। कुछ महीनों में ही राधिका एक अनाथ आश्रम खोल लेती है और कई अनाथ बच्चों को उसमें रहने की जगह देती है और 3 वक्त का अच्छा खाना भी देती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और सिमरन को पता चल जाता है कि राधिका ने एक अनाथ आश्रम खोला है। वो अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है। मम्मी, राधिका ने एक अनाथ आश्रम खोला है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उसके पास आखिर इतने पैसे आए कहाँ से। मुझे तो लगता है उन दोनों बहनों के पास बहुत बड़ा खजाना है। सिमरन की बातें सुनकर मीनू के मन में लालच आ जाता है। मीनू राधिका के घर का पता लगा लेती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी राधिका के घर जाती है। दोनों माँ बेटी देखती है कि राधिका और दिशा सोने और चांदी के हैंडबैग के अंदर हाथ डालकर बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के, रुपया, पैसा निकाल रही है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अनाथ आश्रम के बच्चे से मिलने जाते हैं और उनके पीछे से दोनों माँ बेटी उनका हैंडबैग चुरा लेती हैं। मम्मी, अब सोने के हैंडबैग से सोने के सिक्के निकालो, अब हम यहाँ के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। जैसे ही मीनू हैंडबैग के अंदर हाथ डालती है, दोनों हैंडबैग से मधुमक्खी का झुंड निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। मधुमक्खी के काटने की वजह से दोनों माँ बेटी के चेहरे और शरीर पर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और वो दाने बहुत जोर से दर्द कर रहे थे। दोनों माँ बेटी रोने लगती है और सोने और चांदी का हैंडबैग फिर से राधिका और दिशा के पास पहुँच जाता है। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और दोनों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। ये कहानी परी लोक की है, जहाँ पर प्रतिभा परी का राज था। प्रतिभा परी एक बहुत ही शक्तिशाली, ईमानदार और होनहार रानी थी। प्रतिभा परी की 3 बेटियां थी। बड़ी 2 बेटियों का नाम नीलम और आकांक्षा था और छोटी वाली बेटी का नाम पल्लवी था। पल्लवी का स्वभाव अपनी दोनों बड़ी बहनों से बिल्कुल विपरीत था। वो कम बोलती थी परंतु अधिक समझती थी। वहीं उसकी दोनों बड़ी बहनें बहुत ही घमंडी थीं। प्रतिभा परी के बगीचे में एक जादुई पेड़ था जिसमें रोजाना 2 सोने के आम उगा करते थे। अचानक एक दिन जब प्रतिभा परी उस पेड़ के पास गई तो वहाँ पर एक ही सोने का आम था। अरे ये क्या, आज पेड़ पर एक ही सोने का आम है। एक आम और किसने चुरा लिया? कहीं एक आम सिपाही परियों का तो नहीं? ऐसा सोचकर प्रतिभा परी अपने सामने सिपाही परियों को बुलाती है और उनसे कहती है, आज मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोने का एक आम इस जादुई पेड़ से कहाँ गया? किसने चोरी किया? तुम दोनों ही इस पेड़ की रखवाली करती हो ना? बताओ कहाँ गया? हमें नहीं पता रानी परी, हम तो कल पूरी रात पहरेदारी कर रहे थे। मुझे सब पता है कि तुम दोनों रात में यहाँ की पहरेदारी करती हो या घोड़े बेचकर सोती हो, समझी तुम? इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी बहुत टेंशन में थी। अगले दिन सुबह उठकर रानी परी फिर से उस पेड़ के पास आई, लेकिन आज तो दोनों ही सोने के आम गायब थे। ये सब देखकर रानी परी बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कल सिर्फ एक ही सोने का आम गायब था, आज तो दोनों ही गायब हैं। आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? रानी परी महल में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। तभी रानी परी के पास रानी परी की प्रिय सहेली रेशमा परी आती है और कहती है, क्या हुआ रानी परी, आप इस तरह परेशान होकर क्यों बैठी हैं? रेशमा परी के पूछने पर रानी परी सारी बात उन्हें बताती है। अब तुम ही बताओ रेशमा परी, मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ी अजीब मुसीबत आ गई है। आप परेशान मत होइए रानी परी। मुझे लगता है अगर आप अपनी दोनों बड़ी बेटियों को इस पेड़ की पहरेदारी करने के लिए कहें तो वो जरूर चोर का पता लगा सकेंगी। रानी परी को रेशमा परी की कही बातें सही लगती हैं। वो अगले ही क्षण अपनी दोनों बड़ी बेटियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम दोनों को ये पता लगाना होगा कि आखिर हमारे सोने के आम चुरा कौन रहा है। यदि इस कार्य में तुम दोनों सफल हुई तो मैं तुम दोनों को यहाँ की उत्तराधिकारी बना दूंगी।
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, हम दोनों आज रात ही पता लगा लेंगे कि आपके सोने के आम की चोरी कौन कर रहा है। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। उस रात रानी परी की दोनों बड़ी बेटियां जागकर उस पेड़ की देखभाली करने लगती हैं। तभी बड़ी बहन नीलम कहती है, धत तेरी की, ये भी क्या मुसीबत है, अब क्या पूरी रात जागकर इसी तरह पहरा देना पड़ेगा। तभी मंझली बहन आकांक्षा कहती है, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा आइडिया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। आकांक्षा एक दासी को पकड़ कर लाती है और कहती है, किसी ने असली चोर का चेहरा देखा तो है नहीं, तो हम माँ से झूठ कह देंगे कि ये दासी परी ही हमारे सोने का आम चुरा रही थी। तभी वो दासी परी कहती है, देखिए राजकुमारी परी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप अपने मतलब के लिए एक बेगुनाह को कैसे गुनहगार ठहरा सकती हैं? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने माँ के आगे जुबान खोली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदा जला दूंगी। आकांक्षा परी की धमकियों से वो दासी परी डर जाती है। अगली सुबह रानी परी की दोनों बड़ी बेटियां उस बेगुनाह दासी परी को रानी परी के सामने ले जाती है और फिर आकांक्षा परी कहती है, माँ, हमने आपसे कहा था ना कि हम किसी भी हालत में चोर को ढूंढ निकालेंगे। देखिए, हमने ढूंढ निकाला। ये दासी परी ही है जो रोजाना सोने के आमों की चोरी करती थी। कल हमने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। दासी परी, क्या मेरी बेटियां सच कह रही हैं? दासी परी रानी परी का कोई जवाब नहीं देती। दासी परी को खामोश देखकर रानी परी कहती है, तुम्हारी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया है दासी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस गुनहगार को कारावास में डाल दिया जाए। बेचारी बेगुनाह दासी परी को कारावास में डाल दिया जाता है और दोनों राजकुमारियों को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। उस रात रानी परी निश्चिंत होकर सोती हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठकर जादुई पेड़ के पास जाती हैं, तो आज भी उस पर सोने के आम नहीं थे। ये देखकर रानी परी को अपनी दोनों बड़ी बेटियों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेटियों के मोह के कारण वो उन्हें कुछ नहीं कहती और अपनी समस्या बताने के लिए रेशमा परी के पास जाती है। देखो ना रेशमा परी, आमों की चोरी तो अभी भी हो रही है। मतलब मेरी दोनों बेटियों ने जो चोर पकड़ा है वो चोर है ही नहीं। ये तो मैं पहले से ही जानती थी रानी परी, क्योंकि अगर उस दासी ने आमों की चोरी की होती तो आम उसके हाथ में होते और डर के मारे वे सारे आम आपको वापस कर देती जो उसने पहले चुराए थे। फिर अब मैं क्या करूँ रेशमा परी? मुझे उस दासी को आजाद कर देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप अपनी सबसे छोटी वाली बेटी को पेड़ की देखभाल करने के लिए बोलेंगी तो वो अवश्य असली चोर का पता लगा लेगी। तुम्हें लगता है पल्लवी ये कार्य कर पाएगी? वो तो इतना कम बोलती है, किसी से बात तक नहीं करती, बस जितना काम होता है उतना ही बातें करती है। इसका मतलब ये नहीं है रानी परी कि पल्लवी इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस कार्य को जरूर कर पाएगी। रेशमा परी की बात मानकर रानी परी पल्लवी परी को इस कार्य के लिए कहती है, पल्लवी, मैं चाहती हूँ हमारे सोने के आम को कौन चुरा रहा है इसका पता तुम लगाओ और उस पेड़ की रखवाली भी तुम ही करो। यदि तुम इस कार्य में सक्षम रही तो मैं तुम्हें परीलोक की रानी परी बना दूंगी। आपकी आज्ञा सर आंखों पर रानी माँ। उस रात पल्लवी उस जादुई पेड़ की देखरेख करती है। पल्लवी पूरी ईमानदारी के साथ उस पेड़ की देखभाल कर रही थी। उसने देखा कि पेड़ में 2 जादुई सोने के आम उगे हैं। पल्लवी ने अपनी नजरें उन आमों से हटाई ही नहीं। तभी उसने देखा कि एक फ्रॉक उड़ती हुई पेड़ के पास आई और उसने दोनों सोने के आम तोड़ लिए। अरे ये क्या? ये फ्रॉक फल तोड़कर लेकर जा रही है, पर एक साधारण सी फ्रॉक ऐसा कैसे कर सकती है? पल्लवी इतना सोच ही रही थी कि वो फ्रॉक फल लेकर वहाँ से जाने लगी। पल्लवी परी ने उस फ्रॉक का पीछा किया, लेकिन अचानक से वो फ्रॉक वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन ये सारी बात पल्लवी ने अपनी माँ को बताई। तब रानी परी ने कहा, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा और उसके लिए तुम्हें किसी भी हालत में उस फ्रॉक को मेरे पास लेकर आना होगा। जैसी आपकी आज्ञा रानी माँ। रानी परी और पल्लवी की बीच की ये बातें आकांक्षा और नीलम भी सुन रही थी। वो आपस में कहती हैं, हमें उस फ्रॉक को इस पल्लवी की बच्ची से पहले ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो ये परीलोक की रानी बन जाएगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। पल्लवी रात होने का इंतजार करने लगती है। जब रात होती है तो वो उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर चुपके चुपके वो दोनों बहनें भी आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वही फ्रॉक उन सोने के आमों को चुराने दोबारा आती है।
उसके बाद पल्लवी परी उस फ्रॉक का पीछा करने लगती है। पल्लवी परी से छुपकर वो दोनों बहनें भी उस फ्रॉक का पीछा करने लगती हैं। वो फ्रॉक सोने के आमों को लेकर पाताल लोक की तरफ जा रही थी। ये देखकर कि वो फ्रॉक पाताल लोक की तरफ जा रही है, वो दोनों बहनें वहीं रुक जाती हैं। ये फ्रॉक तो पाताल लोक की तरफ जा रही है, यदि हम वहाँ गए तो वहाँ हमारी जान को खतरा है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। जब पल्लवी उस फ्रॉक को लेकर वापस आ रही होगी तो हम उससे वो फ्रॉक छीन लेंगे। दोनों बहनें इस तरह योजना बना रही होती हैं और दूसरी तरफ बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर पल्लवी परी पाताल लोक में उस फ्रॉक के पीछे चली जाती है। वहाँ जाने के बाद पल्लवी परी देखती है कि वो फ्रॉक पाताल लोक की रानी को वो जादुई सोने के आम दे रही है। तुम ले आई, बस कुछ दिन और, कुछ दिनों में मेरे पास 100 सोने के आम जमा हो जाएंगे। उसके बाद मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि पूरा परीलोक मेरे अधीन हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल उस फ्रॉक को एक पिंजरे में बंद कर देती है। ये सब देख पल्लवी परी अपने मन में सोचती है, ये फ्रॉक मुझे कोई साधारण फ्रॉक तो लग नहीं रही है, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। लेकिन मुझे इस पाताल लोक की रानी को इसके मुकाम में कामयाब नहीं होने देना है, नहीं तो पूरा परीलोक बर्बाद हो जाएगा। पल्लवी अपनी सूझबूझ से उस फ्रॉक को हथिया लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। पाताल लोक से निकलते ही उसे उसकी 2 बड़ी बहनें दिख जाती है, जिसे देखकर पल्लवी कहती है, आप दोनों यहाँ, लेकिन आप दोनों यहाँ क्यों आई हो? हम दोनों यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो क्यों? ताकि हम तुमसे ये जादुई फ्रॉक छीन सकें और माँ को ये बोलें कि हम ये फ्रॉक लेकर आए हैं। उसके बाद परीलोक की रानियाँ हम दोनों बनेंगी। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? हमारा परीलोक खतरे में है और आप दोनों को इन सब चीजों की पड़ी है। नीलम परी पल्लवी को धक्का दे देती है और आकांक्षा उस फ्रॉक को लेकर जाने लगती है। तभी अचानक से आकांक्षा परी के हाथों से वो फ्रॉक छूटकर वहीं पास की नदी में गिर जाता है। ये क्या किया तुमने आकांक्षा? तभी उस नदी से एक बहुत ही खूबसूरत परी निकलती है, जिसने वही वाली फ्रॉक पहनी हुई थी। वो कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं यही परीलोक की परी हूँ। मुझे वो पाताल लोक की रानी छल से ले गई थी और उसने मुझे गायब कर दिया था। इस वजह से मैं दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ मेरी फ्रॉक दिखाई देती थी। जैसे ही मैं उस पाताल लोक की रानी तक रानी परी के 100 सोने के आम पहुंचा देती, वैसे ही वो मेरी हत्या कर देती। मुझे उसने अपने वश में कर रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कार्य करना पड़ रहा था। लेकिन इस परीलोक की नदी में गिरने के बाद उस पाताल लोक की रानी का किया हुआ जादू मुझ पर से टूट गया। क्या तुम ये सारी बातें मेरी माँ को बता सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद पल्लवी उस फ्रॉक वाली परी के साथ अपनी माँ के पास जाती है। वहाँ पर वो परी सारी घटना अपनी जादू से रानी परी को दिखा देती है। रानी परी को पल्लवी पर बहुत गर्व होता है। जो कार्य मेरी दोनों बड़ी बेटी नहीं कर पाई वो तुमने किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इस परीलोक की रानी परी बनाती हूँ। इस तरह रानी परी पल्लवी परी को परीलोक की रानी परी बना देती है। अब जादुई चोरी करने वाली फ्रॉक उस पाताल लोक के जादू से मुक्त हो गई थी, इसलिए अब परीलोक पर कोई खतरा भी नहीं था। इस प्रकार पल्लवी परी की सूझबूझ के कारण पूरा परीलोक अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। पूरी प्रजा पल्लवी परी के रानी परी बनने से बहुत खुश थी।